जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज जो है वो चल रही है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के बारे में कि ये संविधान कैसे बना, उसके बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मीकांत की जो किताब है इसमें जो ये चैप्टर है, तो गाइज हम लोगों ने आपके लिए क्या अलग किया और क्या आसान किया वो मैं पहले आपको बता देता हूं। जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि हमने हर एक चैप्टर को जो है वो सब टॉपिक्स में तोड़ा है। जैसे कि आप देखो, ये वाला जो पहला जो आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें संविधान असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनाने की जो डिमांड जो आई है उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहा उस समय, मुस्लिम लीग और दूसरे ग्रुप का क्या रोल रहा, क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान क्यों फेल हो गया, गांधी जी का क्या रोल था और क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। और हमने आपके लिए चीजें आसान इसलिए करी है जिससे कि आप जब आगे चल के रिवाइज करें और तो उसमें आपको एकदम से पूरी बुक कवर अप करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ हमारे इंडेक्स को देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो कहां पर है। राइट? तो आप बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारे इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए मेन टॉपिक पर जाकर पढ़कर एक बहुत अच्छा मेंस का आंसर भी बना सकते हैं। तो ऐसी हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार करी और ऐसी हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो इस बात पर हो जाए एक फटाक से लाइक हिट अगर आपने नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी की सीरीज कंप्लीट की हुई है जो आप हमारे कमलाक्ष झा ऑफिशियल नाम के चैनल पर जो है वो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और लक्ष्मीकांत पॉलिटी की प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल है जिसमें वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं। और रही बात इस पूरी पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। राइट? और एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो वीडियो के मिड में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो आओ अपन लेक्चर को जो है वो शुरू करते हैं। तो हम जो है गाइस डिस्कस करेंगे डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इस टॉपिक को समझना सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया और किस तरह से हर ग्रुप की डिमांड को कंसिडर किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो जहां से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड शुरू हुई थी, इंडिया में अर्ली 20th सेंचुरी में यह डिमांड उठने लगी थी। बाल गंगाधर तिलक जी जैसे लीडर्स ने स्वराज का कंसेप्ट दिया, यानी सेल्फ रूल का कंसेप्ट। आपको पता है 1920s में, 1920 के दशक में स्वराज पार्टी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर यह पुश किया था कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली बननी चाहिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हो। फिर 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड अपना लिया जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्शन हो। मतलब कि हर एक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर शामिल हो संविधान बनाने के लिए। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव यह था, हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करेंगे हमारे देश के ही लोग। इसी को तो कहेंगे सेल्फ रूल। जो ये कॉन्सेप्ट तिलक जी लेकर आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है स्वराज का कॉन्सेप्ट, सेल्फ रूल के कॉन्सेप्ट के पीछे कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, तो तिलक जी का नाम भूलना मत। तो ये एक मेजर शिफ्ट था जो इंडियन पॉलिटिकल सीन को बदल रहा था। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई कि भाई प्रोविंसेस जो है वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पूरी नहीं की गई। इससे लोगों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा कि ये ब्रिटिशर जो है वो हमें कभी भी सेल्फ रूल की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार जो है वो इस डिमांड को सपोर्ट करती रही और हमारे नेशनल मूवमेंट का ये एक मेजर पार्ट बन गया, ये डिमांड कि हमें खुद अपना संविधान जो है वो चाहिए। तो ये रोल था इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि वो लड़ रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो बहुत स्ट्रांग वे में करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह कहा था कि यह असेंबली वो लीगल बॉडी होनी चाहिए जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए।
जो लोगों की असली इच्छा को रिफ्लेक्ट करे। और ये लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट रहा इस चीज पर कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, हम खुद से जो है वो रूल करें, हम खुद से रूल्स रेगुलेशन तैयार करें, यानी कि भारतीय ही भारत के निवासियों के लिए, भारत के लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए। ये मेन ऑब्जेक्टिव था। ऐसे करके डिमांड जो है वो बनी है। तो अब आपको अभी तक एक चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो तैयार हुई। क्योंकि पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स जो थे वो लगातार हमारे ऊपर सोशल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिल गई थी हमारे कुछ जानकार लीडर्स को, जिन्होंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद दूसरे देश के संविधानों को पढ़ा, रूल्स रेगुलेशन राइट्स के बारे में समझा, अधिकारों के बारे में समझा, और फिर उन्होंने लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करी, लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक खुले पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है। समझ रहे हो, खुले पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि नहीं, हम भारतीय ही भारतीयों के लिए जो है वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, संविधान बनाएंगे उनके हित के लिए। और जो ये बॉडी बनाएगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए गए ही प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होंगे, यानी कि पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होंगे, और वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू पॉसिबल होगा। राइट। अब सुनो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल हमने देखा। अब मुस्लिम लीग और दूसरे ग्रुप्स का क्या रोल था। तो मुस्लिम लीग और दूसरे ग्रुप्स की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम लीग ने इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंसेप्ट को सपोर्ट किया था, लेकिन जब पॉलिटिकल सिचुएशन बदली, उन्होंने यह फील किया कि उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि इनके कान भरना शुरू किए कि अरे यार, तुम मुस्लिम लोगों को तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा, तुम तो पीछे हो जाओगे। कांग्रेस के अंदर आप देखो हिंदू मेजोरिटी है, तो वहां पर वो उन्हीं उन्हीं लोग अपने हित के लिए काम करेंगे, तुम्हारी कम्युनिटी के हित के लिए कोई काम नहीं करेगा। हालांकि इनिशियली इनिशियली मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट बाद में जैसे ही इन्होंने फूट डालना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, तो मुस्लिम लीग को लगा कि नहीं, हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लिए बनानी चाहिए, खासकर उन एरियाज के लिए जो मुस्लिम मेजोरिटी थे। ये बात जो थी, या ये डिमांड जो थी, वो बाद में पाकिस्तान के क्रिएशन की डिमांड में बदल गई। तो पाकिस्तान कैसे क्रिएट हुआ, उसके पीछे आप ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला कंसेप्ट भी मेंशन कर सकते हैं। देखो कितने प्यार से हम लोगों ने लिखा हुआ है, मतलब तैयार की है आपके लिए पूरी चीजें। इसके अलावा कई रीजनल और पॉलिटिकल ग्रुप भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जो शेड्यूल कास्ट और जो पिछड़ी कम्युनिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका भी कहना यही था कि उनको सेपरेशन चाहिए। तो ये उनका भी पार्ट था, जिसमें उन्होंने अपने विचार शेयर किए, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भी जरूरत थी ऑब्वियसली। तो ये कहानी हम लोग को जो है वो इनिशियली देखने को मिली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में नजर आई, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग विचार हम लोग को देखने को मिले। बट इनिशियली तो शुरुआत हुई थी कि हमें भारतीय भारतीयों के लिए ही रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। ये डिमांड लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हो गई थी। बट धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने फूट डालना शुरू किया, और अलग अलग कम्युनिटीज जो है वो अलग होना शुरू हुई। अब मैं आपको बताता हूं क्रिप्स मिशन के बारे में। 1942 याद रखना, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इवेंट्स हैं जो ध्यान में रखना है। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना प्रपोज किया था, कि आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी इंक्लूडेड थी। मतलब क्रिप्स मिशन ने क्लियर किया हुआ था कि भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को जो है वो आजाद करेगी, डोमिनियन स्टेटस देगी कि वो अपने हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, दैट इज अ क्वेश्चन।
क्योंकि इसमें इंडिया की सॉवरेनिटी को लिमिट किया गया था और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन दिया गया था। मतलब क्रिप्स मिशन प्लान जो 1942 का था उसमें क्लियरली इसको क्यों रिजेक्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, क्योंकि उसमें इंडिया को डोमिनियन तो दे रहे हो आप कि इंडिया खुद के लिए कानून बनाएगी, बट कहीं ना कहीं इंडिया सॉवरेन नहीं थी। मतलब इंडिया के ऊपर अभी भी ब्रिटिशर्स बैठे हुए थे इंडिया के लिए फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया। दूसरी वजह यह भी थी कि प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया था कि आप इंडियन यूनियन से अलग हो सकते हो। तो भाई जब हम यूनाइटेड की बात कर रहे हैं कि सभी लोग एक हैं, तो आप क्यों अलग कर रहे हो? दिस इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड का, 1942 के टाइम पीरियड का। फिर हमें देखने को मिला कि कैबिनेट मिशन प्लान आया क्रिप्स मिशन के बाद 1946, जिसमें इंडिया को 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड था। यह प्लान इनिशियल स्टेज में ठीक लग रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस और मुस्लिम लीग के विड्रॉल के बाद यह प्लान फेल हो गया। तो यह चीज ध्यान रखिएगा। ये इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट किया, बट जब मुस्लिम लीग जो है वो इससे निकल गई, तब उसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि ये और डिफिकल्ट जो है वो बन गया, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहे, उसका सेपरेशन ना हो। बट ब्रिटिशर्स ने इतनी फूट जो है वो डाल दी थी कि मुस्लिम लीग जो है वो अलग हो गई। अब इस फूट के पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं कि एक पावर का गेम भी था इसमें, जिन्ना को जो है वो पावर चाहिए थी, इस प्रकार के सीन भी हम लोग को यहां पर देखने को मिले। फिर गांधी जी का रोल। तो गांधी जी के रोल को समझना भी काफी जरूरी है। गांधी जी ने हमेशा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी और उन्होंने पॉपुलर सोवर्निटी को एम्फेसाइज किया था। उनका विजन था कि इंडिया को अपने लोगों के द्वारा गवर्न करना चाहिए, हमारे ऊपर कोई और ना बैठे। तो गांधी जी ने भी तो यही अवेयरनेस क्रिएट करी ना, यूनाइटेड इंडिया की। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 भी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इस मूवमेंट ने इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। यह मास मूवमेंट था जो इंडियन लोगों की आजादी की इच्छा और ज्यादा हाईलाइट करता था, और यह भी एक स्टेप था टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये फैक्ट्स थोड़े से जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, ये पूरी की पूरी चीज जो है वो हम लोगों ने ये पहले पार्ट के अंदर जो है वो कितने अच्छे से जो है वो कवर की। ये देखो आप कि मैं एक बार एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा, फिर एक एक पार्ट रिपीट करूंगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने समझा कि लेट 19 सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी से डिमांड बनना शुरू हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल था लोगों को अवेयर करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी एक हम लोग को देखने को मिली थी, जिसने ये डिमांड जो है वो कंटिन्यूस उछालना जो है वो शुरू किया कि एक अलग हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर मुस्लिम लीग और दूसरे ग्रुप्स का भी रोल इसमें रहा। इनिशियली तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे, बाद में फिर सेपरेशन हो गया और फिर उन्होंने अपनी एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करना शुरू कर दिया। फिर क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिला कि प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्ट आउट करने के ऑप्शन दे दिए थे इंडियन यूनियन से, और फिर हमारे पास 100% सॉवरेनिटी नहीं थी। फिर कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया था। फिर गांधी जी का रोल तो आपको ऑलरेडी पता है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट डायरेक्टली इंडिपेंडेंस से एसोसिएटेड है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, बट फिर भी इंडिपेंडेंट इंडिया होगा तभी तो जाकर खुद का संविधान जो है वो तैयार करेगा, बनाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो होपफुली अभी तक का पहला पार्ट आपको इस टॉपिक के अंदर समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको ये समझना जरूरी है, स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन, मतलब क्या क्या चीजें थी, क्या था एग्जैक्टली exactly। तो इसी के बारे में आइए जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1934 की बात करेंगे, 1934। मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्मल प्रपोजल दिया था जिसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट था जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को हाईलाइट किया गया, राइट। बट 1935 वाला प्लान भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रिकॉल करो, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि क्लास में ही आप पूरी चीज याद कर लो।
अभी याद है ना 1934 में ये डिमांड जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जोरों शोरों से उठा दी थी। फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया, उसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो दी, बट उसने ये डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी, जिससे कि और डिमांड जो है वो तेज हो गई। फिर कैबिनेट मिशन प्लान ये क्यों फेल हुआ, तो उसके बारे में भी जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन का डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया था। इस प्लान के तहत असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना था और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्लूड किया गया था। यह प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स के बीच सीट एलोकेशन का प्रोसेस डिफाइन किया गया। बट मुस्लिम लीग के हटने से यह प्लान जो है वो फेल हो गया। कम ऑन से यस और नो, अभी डिस्कस किया ना हमने। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी, तो इनिशियली असेंबली में 389 मेंबर्स होने की बात थी। ये 389 वाला नंबर याद रखना। मैं अक्सर बोलता हूं आपको नंबर्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला नंबर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 389 मेंबर्स की बात की गई थी इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड में, बट पार्टीशन जब हुआ तो उसके बाद ये नंबर 299 ही बच गया। राइट, तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स होने की बात हुई थी, बट फिर पार्टीशन के बाद ये नंबर 299 जो है वो हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डाइवर्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई थी कि हर एक कम्युनिटी से, हर एक प्रोविंस से, रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये सब लोग यहां पर शामिल हों। और ये असेंबली ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस के बेसिस पे सीट एलोकेट कर रही थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहां पर प्रोविंस बनाई थी, राइट, तो उस आधार पर जो है वो सीट्स एलोकेट किया गया था। ब्रिटिश के स्ट्रक्चर यानी कि प्रोविंस स्ट्रक्चर के आधार पर सीट्स एलोकेट हुई थी, ये ध्यान में रखना। अब ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ब्रिटिश इंडिया यानी कि उस समय जो ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया बनाया था, तो उस समय जो मेंबर्स थे यानी कि इंडियंस ही थे ऑब्वियसली। ब्रिटिश इंडिया यानी कि एक मैप की बात हो रही है, राइट। तो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, जबकि प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को उनके रूलर्स ने नॉमिनेट किया। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो देखो, जैसे कि ये 299 मेंबर्स हैं, आप ये समझिए, है ना। ये 299 मेंबर्स की अब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो तैयार हो रही है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो क्षेत्र जो थे, जो डायरेक्टली राजा के अंदर आ रहे थे, जिसको अपन प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, तो उन लोगों ने जो है वो क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट जो थे, उनके जो शासक है, राजा है, रूलर्स हैं, उन्होंने अपने बंदे को नॉमिनेट कर दिया, डायरेक्टली बोला कि हाँ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। बट जो ब्रिटिश इंडिया के समय पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो ऑलरेडी थी प्रोविंसेस के अंदर, है ना, तो वहां से नए मेंबर्स को जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। ये चीज ध्यान में रखिएगा। मतलब यहां पर कोई एक नई इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो नहीं हुई पूरे इंडिया के लिए, पूरे लोगों ने यहां पर कोई मतदान नहीं दिया, वोट नहीं दिया। यहां पर राजाओं से कहा कि आप भाई, हम एक एक सभा बन गई है, एक असेंबली बन गई है जो कि हमारे संविधान को बनाएगी। तो राजाओं से कहा कि भाई आप एक काम करिए, अपनी तरफ से कोई एक्सपर्ट्स लोगों को दे दीजिए। तो उन्होंने नॉमिनेट कर दिए। फिर जो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस थी, वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ऑलरेडी जो वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, तो उनसे मेंबर्स को जो है वो ले लिया गया इनडायरेक्टली। समझ रहे हो आप। तो ये फैक्ट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को भी रिप्रेजेंटेशन मिली थी, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड थी। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये नाम जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ये नाम जो मैंने भी आपको बताया है, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख, ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ऐसी महिला लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया। इनका रोल उन लोगों के लिए था जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के सपोर्टर्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने जो है वो डिस्कस करी। अब हम वापस चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ, फिर से एक बार सेकंड पॉइंट को रिकॉल करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग हो रही है 1934 से, डिमांड आईएनसी की स्ट्रांगली डेवलप हो गई। कैबिनेट मिशन प्लान में पूरी चीज मिल गई, बट फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गई। फिर टोटल कितने नंबर थे, कितने मेंबर्स थे इनिशियली, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ अभी के अभी तुरंत। टोटल कितने मेंबर्स थे और फिर कितने मेंबर बचे, तो वो हमने याद कर लिया। 389 मेंबर्स थे,
299 मेंबर्स एंड में बचे। अब कंपोजिशन असेंबली का क्या था और स्ट्रक्चर जो है वो क्या था, मेनली हमने जो है वो क्या चीज देखी कि इस असेंबली के अंदर ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थी वहां से इनडायरेक्टली मेंबर्स को उठा लिया गया, और प्रिंसली स्टेट जो थी उनके राजाओं ने नॉमिनेट कर दिया मेंबर्स को। ठीक है, तो इस हिसाब से एलोकेशन हुआ और इस हिसाब से असेंबली का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिला। महिलाओं के भी रोल थे, सरोजिनी नायडू जी, हंसा मेहता जी, है ना। तो इनके रोल आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये चीज देखिए, इस प्रकार से अब आपको याद भी होते चल रही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, कि आप देखिए आपको चीजें आसान भी लगेंगी, सिंपल भी लगेंगी, समझ में भी आएंगी, याद भी होंगी, और फिर आप इस पीडीएफ के थ्रू जब रिवाइज करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपना मेंस का आंसर लिखो और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब बड़े अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इसने कैसे काम किया। तो ये आपको भी समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस, उनका वर्किंग स्टाइल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन याद रखना 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ, रिपीट करो मेरे साथ, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ। असेंबली ने एक पार्लियामेंट्री स्टाइल एडॉप्ट की थी, जिसमें डिस्कशन होंगे, डिबेट्स होंगे, बहस होंगी, और वोटिंग का प्रोसेस होगा, जो आज की डेट में जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना, वैसे ही सेम वो स्टाइल इन्होंने एडॉप्ट किया। हर एक प्रोविजन को बहुत केयरफुली डिस्कस किया गया और उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता था। यह प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन बहुत ही डिटेल्ड थी। यानी कि हमने जल्दबाजी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, हमने हर एक चीज को प्रॉपर डिस्कस करने के बाद तैयार किया। जब बात होती है ड्राफ्टिंग प्रोसेस की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। याद रखना, कौन सी कमेटी सबसे पहले बनेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑब्वियसली बात है। इसके हेड थे बी आर अंबेडकर साहब। उन्होंने इनिशियली ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया था। इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया था, जिसमें सभी मेंबर्स ने अपने सजेशन दिए और चेंजेस प्रपोज किए। ये ड्राफ्टिंग प्रोसेस कई महीनों तक चलती रही और हर सेक्शन पर अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी, जो स्पेसिफिक मुद्दे पर काम करती थी। सभी कमिटीज ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल फॉर्म दिया। तो आप समझे कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जितनी भी चीजें आपने एक साथ उठाकर रख दी, अब आप उसको डिस्कस करोगे क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। जस्ट लाइक दैट, कि जैसे ये आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे हो, है ना। तो इसमें जो चीज काम की नहीं है उसको हमने ऑप्ट आउट कर दिया आपके लिए, और जो चीज एग्जाम में के लिए काम की है उस सब चीज को हमने यहां पर रख दिया है। मतलब हमने ड्राफ्टिंग का काम किया, हमारे साथ बैठे ऑफिशियल्स जो टीम है हमारी एक्सपर्ट टीम, सब लोग ने बैठकर क्या चीज काम की है उसको इंक्लूड किया, उस पर डिस्कशन हुआ, और फिर हमारा ये फाइनल वर्जन जो है वो तैयार हुआ, जो कि सबसे बेस्ट है। इसको कवर करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और आपका सिलेक्शन होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। चलो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हम लोगों ने पॉलिटी कंप्लीट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटी 25 से 30 पेजेस के अंदर पूरी लेकर आ गए हैं। लेकर आ गए क्या है, मतलब हमारे पास एक नोट्स रेडी है। तो अगर वो आपको चाहिए तो आपको अलग से उसको मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं तो आप व्हाट्सएप पर क्लेम करिए, क्योंकि देखो वहां पर डायरेक्टली हमने नहीं डाला है, वो इसलिए नहीं डाला है बिकॉज आई वांट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, जो सिर्फ टेलीग्राम के मेंबर नहीं है बल्कि वो पढ़ भी रहे हैं। तो आप अगर हमारे सेशन को पढ़ोगे तभी आपको स्पेशल पीडीएफ का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्पेशल पीडीएफ वो रिवाइज करने के लिए है। क्योंकि 25 से 30 पेज में हमने जो पॉलिटी रखी है वो आपको रिवाइज करने के लिए एक दे रहे हैं, तो वो एक जड़ी बूटी है राइट पॉलिटी की, यानी कि एक हमारे पास बुकलेट है, वो हम आपको गिफ्ट में दे देंगे। तो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल के अगर आप मेंबर हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो और लिख दो पॉलिटी जड़ी बूटी। सिर्फ इतना लिख दो आप, तो आपको पॉलिटी जड़ी बूटी की हम पीडीएफ जो है वो दे देंगे। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है? बी आर अम्बेडकर साहब। इन्होंने हर चीज सामने रख दी टेबल पे, और फिर अब जो काम की है उसको रख लिया डिस्कशन करने के बाद सभी मेंबर्स के साथ, और जो काम का नहीं है उसको हटा दिया। समझे आप? तो उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था इसी पर्पस के लिए। फिर ये काफी महीनों तक चलती रही जैसे मैंने आपको बताया, और फिर महीनों के बाद अलग अलग कमिटीज ने अलग अलग इश्यूज पर काम किया, और फिर फाइनल वर्जन जो है वो इसका तैयार हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी बहस और डिस्कशन हुई, जिसने डाइवर्स व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजीज को रिफ्लेक्ट किया। कुछ इंपॉर्टेंट बहस जिसमें मेंबर्स काफी इंटेंस डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि बहुत गुस्से में भी आ गए थे कुछ मेंबर्स तो उस पर हम चर्चा करें। तो जैसे कि नेचर ऑफ द स्टेट, यह बहस थी कि इंडिया को फेडरल होना है या यूनिटरी होना है। अब आपने एनसीईआरटी की पॉलिटी पढ़ी हुई है। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर फेडरल की डेफिनेशन बताएंगे, और हमारी कंट्री क्या फेडरल है, हाँ या नहीं है, और नहीं है तो हमारी कंट्री का नेचर क्या है वो बताओ। तो क्या पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच में इक्वल होना चाहिए, या सेंटर को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए? इस पर एक बहुत मोटी बहस हुई, लंबी चौड़ी, नेचर ऑफ स्टेट पर। देखो कितने अच्छे से लिखा, ये मेंस में लिख दोगे तो मजा आ जाएगा। नेचर ऑफ स्टेट पर बहस हुई। राइट्स एंड फ्रीडम्स, फंडामेंटल राइट्स को लेकर भी काफी डिस्कशन हुए। क्या ये अधिकार अनलिमिटेड होने चाहिए, या उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, इस पर बहस हुई। हिंदी और इंग्लिश के बीच कौन सी भाषा उपयोग हो, यह भी काफी इंपॉर्टेंट बहस है। फाइनल डिसीजन हिंदी और इंग्लिश को अडॉप्ट करने के लिए लिया गया था। फिर अलग अलग कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट भी डिस्कस किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली जॉइंट इलेक्टोरेट्स को ही अडॉप्ट कर लिया गया कि अब अगर सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो देंगे तो कंट्री जो है वो बट जाएगी। अब देखो मेंस में कई बार अंबेडकर साहब के रोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते, तो हमने बहुत अच्छे से आपके लिए वो नोट्स भी बना दिए हैं। तो बी आर अंबेडकर जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो अच्छा, ये वाली चीज तो समझ में आ गई ना कि क्या इंपॉर्टेंट बहस थी। इन चार मुद्दों पर बहुत खतरनाक जो है वो बहस हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए। तो अंबेडकर जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग प्रोसेस को लीड किया, हर डिस्कशन को गाइड किया, और फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रस्तुत किया। उनकी लीगल एक्सपर्टीज और सोशल जस्टिस के लिए उनका कमिटमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा। उन्होंने शेड्यूल कास्ट और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी प्रोविजंस को इंश्योर करवाया। उन्होंने सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को संविधान में शामिल करवाया। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, याद रखना। फिर 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगेन दो डेट्स आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। मुझे कमेंट बॉक्स पर एक डेट लिखकर बताओ कि किस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। कमेंट बॉक्स पर वो डेट लिखकर बताएं कि पहली मीटिंग, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई। तो ऐसे करके 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट हो गई, जो आपको प्रियम्बल के अंदर भी ये डेट नजर आती है, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू जो है वो कर दिया गया। तो इसके अंदर भी हमने काफी सारी चीजें गाइस सीखी। हमारा जो तीसरा पॉइंट कि वर्किंग स्टाइल क्या था, प्रोसेस जो है वो क्या थी, इंपॉर्टेंट बहस जो है वो किन मुद्दों पर हुई। चार इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बहस हुई थी जो हमने डिस्कस किया। अंबेडकर साहब का रोल एज अ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। फिर फाइनली डेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अडॉप्ट की गई और कब उसको लागू किया गया। मजा आ रहा है चीजें पढ़ने में, समझने में आसान लग रही हैं पूरी चीजें? मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर जो है बताइएगा। इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा कमेंट आप कर ही सकते हैं एक आधी। नेक्स्ट, कमिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो आप जानते ही, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ बहस करना और डिस्कस करने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसमें काफी कमेटी भी बनी थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी को और डिटेल में आप समझेंगे। तो हम उन्हीं कमिटीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आप जानते हैं, इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो टोटल 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स इस कमेटी का हिस्सा थे। ये पूरी चीज देखो कितने अच्छे से हमने ब्लॉक वाइज है बना के आपके लिए रखा हो, बिल्कुल पूरे पॉइंट्स। 7 मेंबर थे। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये उन डिसीजन को फॉलो करती थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अप्रूव किए थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B N Rao ने ड्राफ्ट किया था। क्वेश्चन बन सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर का नाम B N Rao, और B N Rao जी ने इसे ड्राफ्ट किया, एडवाइजर जो थे, है ना, और उसे स्क्रूटनाइज कर अमेंडमेंट्स को इंक्लूड किया, यानी कि हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर कि इसमें और क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, उसका रिकमेंडेशन भी इंक्लूड किया। अरे जैसे आज की डेट में आप सुनते होगे ना, फाइनेंस कमीशन ने ये फलाना रिकमेंडेशन दिया, तो अलग अलग कमेटी, जैसे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका कोई रिकमेंडेशन होता है, तो वो डिस्कस किया जाता है ना। तो बस वही चीज है, ये कमेटी जो है वो एक एक्सपर्ट बॉडी है जो संविधान को बेहतर बनाने के लिए स्टडी कर रही है, और अब वो उस पर रिकमेंडेशन देगी, और जिसको डिस्कस किया जाएगा हाउस में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अभी के सिनारियो में जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर कौन कौन थे? B R Ambedkar चेयरमैन थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, A K अय्यर, K M मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, M L मिटर, D P खैतान, जो बाद में रिप्लेस हो गए T T कृष्णमाचारी से। ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, पहले T T कृष्णमाचारी थे, और नहीं, D P खैतन थे, जो बाद में रिप्लेस हो गए T T कृष्णमाचारी से। तो ये चीज है देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेंबर्स डायरेक्टली स्टेट PSC कई बार पूछ लेती है, तो प्रीलिम्स के लिए देखो बिल्कुल ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी तैयार हो गई। अब एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, नाम से ही समझ में आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है उस पर एडवाइस देने वाली कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर थी, याद रखना। फंडामेंटल राइट्स के स्कोप और उसके लिमिटेशन को डिफाइन करने का काम करती थी। इसने ये इंश्योर किया कि हमारे मौलिक अधिकार का फ्रेमवर्क इंडिया के संविधान सेटअप के साथ कंपैटिबल हो, यानी कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो पूरा फ्रेमवर्क। तो ये आप इनका बस नाम, वल्लभ भाई पटेल जी का नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये कमेटी स्पेशली यूनियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर और पावर्स को डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। नाम से समझ में आ रहा है, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इस कमेटी का मेजर रोल था फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें, और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के स्ट्रक्चर पे भी डिसीजंस लिए जाए। फिर माइनॉरिटी कमेटी आती है। अब ये फैक्ट भी जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, माइनॉरिटी कमिटीज, ये कमेटी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए थी। ये इंश्योर करती थी कि माइनॉरिटीज के अधिकार और उनके रिप्रेजेंटेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर तरीके से शामिल किया जाए। H C मुखर्जी जो थे वो इसके हेड हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे, ठीक है, H C मुखर्जी। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। फिर लैंग्वेजेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, आपको ऑलरेडी पता है। इस कमेटी ने लैंग्वेजेस का मुद्दा हैंडल किया, ये डिसाइड करने में मदद करती थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे डिफाइन की जाए, और किस तरह से लैंग्वेजेस को प्रशासन में, एजुकेशन में, जुडिशरी में यूज किया जाए। और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मुद्दे को एड्रेस करती थी, क्योंकि प्रोविंसेस के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे थे कि भाई नहीं, हमें ये प्रोविजन पसंद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनकी सुनती थी। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो असेंबली के फंक्शंस के लिए रूल्स बनाती थी, ये बताती थी कि क्या रूल्स होंगे, किस प्रकार से असेंबली काम करेगी। फिर एक स्टीयरिंग कमेटी थी जो ओवरऑल प्रोसीडिंग को गाइड करती थी कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, राइट। तो ये देखो इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में हमने चर्चा करी।
तो क्या देखा हमने इस टॉपिक के अंदर? इस टॉपिक के अंदर हमने देखा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, एडवाइजरी कमेटी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स की। कौन थे भैया इसके चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी के फंडामेंटल राइट्स को लेकर? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ उनका, देखते हैं किसको याद है। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, लैंग्वेजेस पर कमेटी, और भी काफी सारी कमेटीज थी, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, है ना। प्रोविंशियल मैटर्स के लिए कमेटी एक हम लोग को देखने को मिली। तो ये चीज है। तो ये था गाइस एक और सब टॉपिक जो और डिटेल में हमने कवर अप किया। तो अब हम बात करेंगे हमारे संविधान को लागू करने के बारे में, क्योंकि अब हम लोगों ने जो है वो समझ लिया अलग अलग कमेटी का स्टार्टिंग हमने जो है वो करी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड कैसे क्रिएट हो रही है, फिर कितने मेंबर्स होंगे, क्या प्रॉब्लम्स आई, है ना। और फिर अलग अलग कमिटी में कौन कौन मेंबर्स थे। अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने वाले हैं। तो कब लागू हुआ था, कौन सी डेट पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स पे लिखकर? इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अडॉप्ट किया गया। तो आओ डिस्कस करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अब एक पॉइंट और आपको मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान को 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था, मेंबर्स ने इस डेट पे साइन किया। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। वर्ड्स पर ध्यान देना। एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और उसके 2 दिन पहले साइन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स पर ध्यान देना। अडॉप्ट पूछा है, साइन पूछा है, या इनैक्ट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपको उलझा सकते हैं। एकदम से ऑप्शन देख के खुश मत हो जाना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। यही सिली मिस्टेक्स करके मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया था, जिसमें 308 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर दिए। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जो इंडिया के लिए एक नई शुरुआत थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब रोल के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना नहीं था, बल्कि इसने बहस और डिस्कशन के थ्रू फाइनल अप्रूवल दिया। ये असेंबली ने अपने आखिरी दिन तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया, जिसमें हर एक पॉइंट पे बहस हुई। असेंबली का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बॉडी ही इंडिया की सुप्रीम लॉ का फाउंडेशन रखने वाली थी। यानी कि अब कानून जो बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा कि भाई जो दूसरे जो संविधान है दूसरी कंट्रीज के कितनी बार चेंज हुए, नेपाल का ही देख लो आप, है ना। कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने जो है फेस करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। बट हमने नहीं करी इतनी। होती है हमारे यहाँ चैलेंजेस, तो हमारे यहाँ भी आए हैं, बट एकदम से पूरी चीजें चेंज नहीं हुई। एक ही बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और जिसने पूरी तरीके से देश के अब अभी तक के फ्यूचर को अच्छे से डिफाइन कर दिया, कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चैलेंज किया जाए। किया जरूर है कई बार, बट रद्द नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने सारे लीडर्स ने बैठकर इतने दिनों तक अब बिल्कुल ईमानदारी से प्रॉपर तरीके से काम किया देश के फ्यूचर के लिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी उस टाइम पे इंक्लूड किए गए। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जब अडॉप्ट किया गया तब फंडामेंटल राइट्स रखे गए। ये अधिकार सभी सिटीजन्स को गारंटी देते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ। डीपीएसपी भी उस समय शामिल किया गया। ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट को गाइड करते हैं ताकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले। फेडरल स्ट्रक्चर उस समय रखा गया कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइडेड रहे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को गवर्नमेंट का हेड बना दिया गया,
और वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सिस्टम मेंशन किया गया। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट बनाया गया जो कानून को इंटरप्रेट करता हो। तो ये पूरी चीजें एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान में थी स्टार्टिंग से। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है या मेंस में लिखने के लिए आ सकता है, तो देखो हमने पूरा आपके लिए अच्छे से सजा के दिया है। फिर प्रेसिडेंट का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट था। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तब राजेंद्र प्रसाद जी को पहला ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा जाता है। उनका रोल एक सिंबलिक और एडमिनिस्ट्रेटिव था, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट थे। संविधान की इंप्लीमेंटेशन के बाद प्रेसिडेंट का फंक्शन कंट्री के गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। फिर 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया। ये दिन इंडिया की सॉवरेनिटी का दिन था, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। इस दिन को हर साल रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, आप जानते ही हैं। और हम अपनी आजादी और डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को याद करते हैं। तो जनरली लोगों से जब पूछा जाता है ना कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, उन लोग को आंसर नहीं पता होता, तो ये मैंने आपके लिए आंसर दे दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, हम एक रिपब्लिक के तौर पर स्टैब्लिश हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के रूप पर स्टैब्लिश हुए। अब हम सॉवरेन बन गए थे पूरी तरह से। ये दिन इंडिया की सॉवरेनिटी का दिन था, है ना। तो ये सब चीजें मेंशन करो आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना ना सिर्फ लीगल था बल्कि हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। ये एक ऐसा दिन था जब इंडिया ने अपनी पूरी कॉलोनियल सिस्टम को तोड़ दिया और एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स पर बेस्ड था, जो आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये था इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस पूरा। हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया। इसको मैं आपको इसी से दिखाता हूं, बस ये इतना ही था ये वाला। ये देखो, हमने जो है वो क्या चीज जो है वो देखी, साइन किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन, साइन, एडॉप्ट, इनैक्ट, ये तीन चीज, तीन डेट्स याद रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रोल, वो भी हमने देख लिया था, पहले पढ़ते आ रहे हैं, पूरा बेस हमारा बन गया है। कौन से प्रोविजन थे जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब ऑलरेडी थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, तो ये थे, याद रखना है। प्रेसिडेंट का क्या रोल, रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, थोड़ा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी हमने देखा, महत्व भी देखा इसका कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का। अब आगे की चर्चा हम लोग जो है वो करेंगे। होपफुली क्लास अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। ऐसा कई बार कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा वी आर गोइंग स्लो, बट स्लो इन स्टडी बहुत बढ़िया चीज होती है कि स्लोली स्लोली चलो, क्योंकि जितनी जल्दी तेजी से कवर करोगे उतनी तेजी से ऊपर से चला जाएगा। तो आराम से पढ़ो, आराम से चीजों को समझो, जैसे मूवी देखते हो ना वैसे ही। अगर आपको बढ़ाना है तो आप 1.5x की स्पीड में जो है वो वीडियो को बढ़ा सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस, बट पहली बार में नॉर्मल देखो तो ज्यादा बेटर है। तो अब जो बात करेंगे हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट की। 26 जनवरी 1950 आपको डेट याद है, इस दिन हमने हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया और इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस कर दिया गया। ये फैक्ट याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरी तरह से अब रिप्लेस हो गया, क्योंकि अब हमारा कानून है, हमारा खुद का संविधान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन था जिसमें पुरानी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को नए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के साथ अलाइन किया गया था। इस ट्रांजिशन में जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिस थे उनको अडॉप्ट किया गया ताकि वो नए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कंपैटिबल हो सकें। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन बना दिए थे उसको हमने कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि उनको ऑलरेडी आदत हो चुकी थी वैसे काम करने की। अगर एकदम से आप चीजें बदलोगे तो इट विल गोइंग टू बिकम मेस, चीजें खराब हो जाएंगी। तो चीजें खराब ना हो, तो हमने बोला कि जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंजेस इसमें ले आएंगे। बट हाँ, बेसिक चीजें जो चेंज करने वाली थी वो हमने जरूर करी। तो आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
एक काफी लेंदी डॉक्यूमेंट था जिसके बारे में हमने पहले भी कवर अप किया हुआ है। इसमें बहुत से प्रोविजन दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद। जो पुरानी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस थी उन्हें नए रूल के हिसाब से अपडेट किया गया। ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स था क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंप्लीमेंट किया था जो पहले नहीं था। तो फंडामेंटल राइट्स की स्पेशली बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में से एक है जो आगे चल के और डिटेल में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक फ्रीडम्स और प्रोटेक्शन है जो हर सिटीजन को दिए गए हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। तो याद रखना, जैसे फंडामेंटल राइट्स थे वैसे ही बाद में चल के फंडामेंटल ड्यूटीज भी लाई गई, जिसमें अब देखो सिटीजन्स को इतने अधिकार मिल रहा है तो भाई देश के प्रति उनकी कुछ ड्यूटी भी तो होनी चाहिए ना, कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। तो इसमें सिटीजन्स के लिए अपनी जिम्मेदारियों को डिफाइन किया गया। ये एक बैलेंस था जिसमें राइट और ड्यूटीज दोनों को इक्वली एम्फेसाइज किया गया। देखो ये प्रीलिम्स में भी इस प्रकार के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर संविधान में फंडामेंटल राइट्स है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर जुडिशरी का रोल वेरी इंपॉर्टेंट। तो जुडिशरी का रोल यहां काफी इंपॉर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में स्टैब्लिश किया गया था जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना और इंश्योर करना कि जो भी कानून या गवर्नमेंट एक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ कंपैटिबल हो। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन भी कहा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए थे, पता है आपको, जैसे कि प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। इन इंस्टीट्यूशंस का काम था डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन करवाना और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को बरकरार रखना। तो ये जो चीज बनी है ना, क्योंकि देखो पार्लियामेंट ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स तो बनाएंगे नहीं, प्रेसिडेंट का ऑफिस हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट हमने स्टैब्लिश किया। आप बोलोगे सर कैलकाटा में तो थी सुप्रीम कोर्ट है। कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था, पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ा है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर कैलकाटा में। और मतलब कब किया गया वो तो ईयर आपको मिल ही जाएगा। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी थी, बट यहां पर क्यों लिख दी कि हमने भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टैब्लिश करी। बेटा वो सुप्रीम कोर्ट मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, सिर्फ कैलकाटा तक उसका जुरिस्डिक्शन था। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस बेस के आधार पर है, एपेलेट सिस्टम के आधार पर है, टॉप मोस्ट कोर्ट है ये। फिर इलेक्शन कमीशन प्रॉपर इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो इतना आसान प्रक्रिया था नहीं, काफी चैलेंजेस भी थे। सबसे पहला चैलेंज था प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन, जिसमें 500 से ज्यादा स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज करना था। यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव थी। कम्युनल वायलेंस, दंगे का चैलेंज भी था जो पार्टीशन के बाद और बढ़ गया। इसके साथ ही रेफ्यूजी क्राइसिस थे, जो पार्टीशन के बाद जो लोग वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया के अंदर एंटर हुए तो उनको संभालना मुश्किल था। आर्थिक स्थिति तो हमारी खराब थी ही, गरीबी थी, खाने की समस्या थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी लो था। तो ये पूरे चैलेंजेस थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें तो नए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर प्रशासनिक सिस्टम की आवश्यकता थी, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग टास्क था उसको बनाना। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिली, राइट। तो ये देखो ये भी काफी पूरी चीज हमने डिटेल में एक एक करके जो है वो कवर अप करी कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स क्या थे, डेट्स वगैरह जो मैंने भी आपको बताई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खत्म करके यहां पर आ गए हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया। फंडामेंटल राइट्स तो थे ही, साथ ही साथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ड्यूटीज भी लेकर आ गए। जुडिशरी का रोल डिफाइन किया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, पार्लियामेंट हुआ, प्रेसिडेंट ऑफिस हुआ। अर्ली फेज में कुछ चैलेंजेस भी हम लोग को फेस जो है वो करने पड़े। यस, तो ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करेंगे।
तो अब सुनो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक्सपर्ट कमेटी जो संविधान बनाने की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ये कमेटी स्पेसिफिक मुद्दे को डिटेल में डिस्कस कर रही थी और उनके डिसीजंस ने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो एक्सपर्ट कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कमिटीज ने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट को एड्रेस किया। हर कमेटी ने एक स्पेसिफिक एरिया को कवर किया, जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए कमेटी थी, माइनॉरिटी के लिए, ट्राइबल के लिए, एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए, ऐसी बहुत सारी कमेटी जो है वो बनाई गई थी बेहतर तरीके से चीजों को समझने के लिए। तो ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, बट फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको और थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कमेटी जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल अफेयर एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की थी। तो अभी तक मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताया, इसमें माइनॉरिटी और ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज भी ध्यान में रखना। सरदार पटेल जी की लीडरशिप में यह कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को प्रॉपर डिफाइन किया। इस कमेटी का एक और मेजर टास्क था माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज के मुद्दे को भी एड्रेस करना। तो पटेल साहब ने यह इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन हर कम्युनिटी की प्रोटेक्शन करे और उनकी नीड्स का ध्यान रखे। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के रोल के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पटेल, नेहरू। यस। तो नेहरू के रोल के बारे में बात करें तो नेहरू जो कि पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए। उनका रोल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को चेयर करने में था। अभी हमने पढ़ा ना यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ी देर पहले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी क्या पावर होंगी, तो उसके बारे में वो बताएगा, एक्सपर्ट एडवाइस देगा। तो ये उसके हेड थे और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को भी अपनी प्रायोरिटी में रखा। नेहरू ने उन प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने में मदद की जो कि उनके विजन के साथ अलाइंड थे। और भी काफी सारे लीडर्स थे जो आप मेंस में लिख सकते हैं। अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने माइनॉरिटी राइट्स और एजुकेशन के मुद्दे को फोकस किया, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मनी पर भी डिस्कस किया कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में तो आगे चल के आप डिटेल में और पढ़ोगे ही। राजेंद्र प्रसाद जी ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फिर बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके। उन्होंने असेंबली के फंक्शनिंग को स्मूथ बनाने में काफी जो है वो मदद करी। फिर लास्टली BN राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये याद हो गया होगा अभी तक आपको। उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जो बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया। BN राव ने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का स्टडी किया और उस बेसिस पर ड्राफ्ट को शेप दिया। उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था और उनकी एडवाइस के बिना शायद कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं होता। तो ये पूरी डिटेल में हमने पूरी चीज जो है वो कवर अप करी ये वाले चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। अब आप बोलोगे सर 17 पेजेस दिख रहे हैं, टोटल 28 पेजेस हैं, यहाँ पे तो 17 ही है। तो देखो बॉस, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं यहाँ पर। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। पॉलिटी के मैंने आपको बोला था कि हर एक चैप्टर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं और मेंस के टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन मेंस के हैं, देखो। तो बस अब ये चैप्टर आपने समझ लिया है अच्छे से। एक बार PDF से इसको रीड कर लो। जिसको ज्वाइन करना है हमारी एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके चैनल को ज्वाइन कर लो। हो सकता है कि नेक्स्ट PDF में मैं आपको ये क्वेश्चंस वगैरह जो है वो ना दिखाऊं, वो डायरेक्टली वहां पर आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर शेयर जो है वो कर दिए जाएंगे। तो आप वहां पर रेगुलर बेसिस पर जो है वो प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि अभी कुछ PDFs ऑलरेडी जो है वो टीम ने शेयर कर दी हैं। मेरे ख्याल से कल ही सिटीजनशिप तक की PDF पूरी शेयर हो गई है। तो आपको नोट्स जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड जो है वो कर दिए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि क्लास से पहले आप ये सब नोट्स अपने पास खुद से एक बार पढ़ के रेडी कर लें। जैसे होता है ना कि क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ के आए खुद से, क्लास में चीजें समझे, फिर क्लास के बाद रिवाइज करें, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाती है। तो गाइज, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करना, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और शेयर जरूर करो, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो, जय श्री महाकाल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।